12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक आरोह से पाठ 4 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे और कवि का नाम है रघुवीर सहाय जी। इनका जन्म हुआ था सन 1929 में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें से है अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, यानी कि रघुवीर सहाय जी जो है दूसरा सप्तक में एक प्रमुख कवियों के रूप में थे। अज्ञेय जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवियों में से और सुप्रसिद्ध कवियों में से एक हैं और उन्होंने सप्तक नामक रचनाएं जो हैं वो सामने लाई पाठकों के, और उनमें वो कई कवियों के समूह और उनके द्वारा लिखी रचनाओं को लोगों के सामने लाते थे। उनमें से एक मुख्य भूमिका निभाने वाले रघुवीर सहाय जी भी थे, जो कि 1938 में आया। आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन है उनके कुछ। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और इनका योगदान जो है वो अपनी रचनाओं के अलावा पत्रकारिता में भी देखने को मिलता है। और पत्रकारिता में इनकी जो भूमिका है वो ये है कि ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबंधित रहे हैं। और फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका यानी मैगजीन जिसका नाम था कल्पना, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स यानी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स जो कि दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक यानी जो प्रतिदिन आते हैं समाचार पत्र, और जो साप्ताहिक होते हैं वो सप्ताह में एक दिन आते हैं। तो साप्ताहिक नहीं, यहाँ पर दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स की बात हो रही है, और साथ ही वो दिनमान से भी संबंधित रहे हैं। और इस तरीके से हम उनकी अपनी रचनाओं के साथ साथ पत्रकारिता में भी उनका योगदान रहा हिंदी साहित्य के अंतर्गत, ये भी हमें यहाँ पर देखने को हमें पता चलता है। रघुवीर सहाय जी के रचना से संबंधित जो उनका जीवन में अपने महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको सम्मान मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनका निधन हुआ सन 1990 में दिल्ली में। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। रघुवीर सहाय जी जो है वो समकालीन हिंदी कविता के रचनाकारों और कवि के रूप में जाने जाते हैं, और उसमें वो नागर चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, जो कि एक संवेदनशील रचनाकार हैं। संवेदनशील जो भावनाओं को समझे। और समकालीन हिंदी कविता का अर्थ है कि हिंदी साहित्य में कई युग देखने को मिलते हैं। वो युग जो है अपनी कुछ विशेषताओं की वजह से उनका नाम रखा गया है और वो जाने जाते हैं, जिनमें से एक है समकालीन हिंदी कविता। और इस युग के जो कवि हैं रघुवीर सहाय, इसमें हमें बहुत ही बड़ी इनकी भूमिका देखने को मिलती है। और एक संवेदनशील कवि के रूप में नागर चेहरे के नाम से रूप से जुड़े हुए हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। ये सारे विषय हैं जो आपको उनकी रचनाओं में देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगर देखा जाए तो लोगों को ये इतने महत्वपूर्ण विषय नहीं लगते हैं, लेकिन रघुवीर सहाय जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस विषय को इतना बड़ा बना दिया। और इनकी कविता के रूप में जब ये लोगों के सामने आया तो वो एक बहुत बड़ी कविता, सुप्रसिद्ध कविता के रूप में लोगों के सामने आज वो जानी मानी जाती है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। उन्होंने हर एक वो छोटा विषय उठाया जिसको लोग उतनी तवज्जो नहीं देते, और उसको अपनी विचार के माध्यम से कविता का रूप देकर लोगों के सामने अपनी रचना की तरह पेश किया, और लोगों में उस विषय को लेकर जागरूकता इन्होंने फैलाई। तो घर मोहल्ले के चरित्रों तक पर भी इन्होंने अपनी विचार प्रकट किए, रचनाएं लिखी, और उसे कविता के रूप में लिखकर हमारी चेतना, हमारी समझ को स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्म अन्वेषण का माध्यम भी बन जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी आज हमें अपने समाज में नकारात्मक चीजें दिखती हैं, असामाजिक तत्व, असामाजिक जो समाज के लिए बेहतर नहीं होते, वो चीजें दिखती हैं, वो हमें साफ तौर पे
सहाय जी की कविता में देखने को मिलती हैं, जैसे कि हत्या है, लूटपाट है, आगजनी है, राजनीति भ्रष्टाचार है, छल है, छद्म है। और फिर ये हमें इनकी कविता के रूप में सिर्फ एक खोज करके कि हमारे समाज में ये सब चल रहा है उसकी तरह सिर्फ पेश ना करके, एक सनसनी खबर की तरह पेश ना करके, बल्कि उसका अन्वेषण किया है और अन्वेषण करके लोगों के सामने उसको पेश किया है। आत्म अन्वेषण का माध्यम भी वो बन जाते हैं। आत्म अन्वेषण, आत्म यानी स्वयं का, और खोज, अन्वेषण मतलब कि पहचान का, खोज का, कि स्वयं को भी जानो कि आप इन चीज़ों में कितना शामिल हैं। ये उसका भी माध्यम बनकर हमारे सामने आते हैं। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार, सिद्ध यानी जाने माने, अपनी पकड़ बनाए हुए जो एक कथाकार होता है, कहानीकार होता है, उसके रूप में भी जाने जाते हैं। और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। वैभव, पहचान, ऐश, जो लोगों में प्रसिद्धि होती है, वो उसको प्राप्त हुई। कविता को उनका जो अपनी तरीके से पेश करने का जो तरीका था वो यही था कि कविता को उन्होंने कहानी की तरह और नाटक की तरह पेश किया लोगों के बीच। जो ये एक बहुत ही प्रचलित तरीका है और लोगों को बहुत ही पसंद आता है, कहानी के रूप में किसी भी चीज का पेश करना, नाटक के रूप में किसी भी चीज का पेश करना। और कविता अगर अपने गहरे भाव के साथ इसी रूप को लेकर पेश होती है तो लोगों में और भी ज्यादा वो पहचानी जाने लगती है और सालों साल, युगों तक वो अपना जो अस्तित्व है बनाए रखने में सक्षम रहती है। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है। यानी ऐसा नहीं है, ये उन कवियों में से नहीं है जो अपनी सिर्फ पर्सनल जो यादें हैं, जो अपने व्यक्तिगत यादें हैं, जातीय या वैयक्तिक, अपनी जो पर्सनल यादें हैं जिसे बोलते हैं, वो व्यक्तिगत रूप ही अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में नहीं दिखाते। इसी के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां, स्मृतियां यानी यादें, उनके यहाँ नहीं के बराबर है। इसलिए उनके दोनों पांव जो है वो वर्तमान में ही गड़े हैं। वर्तमान में ही गड़े हैं मतलब कि उनकी कविताएं जो हैं वो समाज के चेहरे को सामने लाती है, और समाज का चेहरा लाने के लिए कवि को सजग रहना पड़ता है कि समाज में चल क्या रहा है। और इसलिए जब जो समाज में चल रहा होता है वर्तमान में, उसको लोगों के सामने पेश करने के लिए अपनी कविता के रूप में सजग रहना पड़ता है, तो वो वर्तमान को ही पेश करता है। और इस तरीके से इस कवि के जो दोनों पैर हैं वो वर्तमान में हमें दिखते हैं, वो गड़े हैं वर्तमान में। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। बावजूद इसके बाद भी उनमें मार्मिकता है, कुछ व्यंग्य है, कुछ बुझी और खुरदुरी सी मुस्कान भी है, वो सब हमें कविता में मिलती है। छंद अनुशासन के लिहाज से वे अनुपम हैं, अनोखे हैं। छंद अनुशासन कैसा है उनका, ये भी हमें कविता में देखने मिलता है। कैसा है कि पर ज्यादातर बातचीत जो है उनकी सहज शैली में ही उन्होंने लिखा है, और जो भी लिखा है वो बहुत ही बखूबी लिखा है। तो जो छंद का अनुशासन है उन्होंने उसका भी पालन किया है कि कविता को छंद में कैसे बंधा होना चाहिए, और साथ ही अपनी बात को बहुत ही सहज, आसान शैली में लिखा है जिससे प्रत्येक पाठक उनकी कविता तक पहुंच सके, और उन्होंने उसको बहुत बखूबी निभाया भी है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। बतौर पत्रकार की एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि समाज में क्या हो रहा है और उसमें जो निहित सच है उसको, उसकी तह तक पहुंचना। तो मुख्य रूप से हमने अभी जीवन परिचय जानते वक्त, उनके जीवन के विषय से संबंधित जानकारियां लेते वक्त हमने जाना कि मुख्य रूप से पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी रचनाओं से अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। तो पत्रकार के रूप में, बतौर पत्रकार, वो कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविताओं में की दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। यानी जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां लोग जो है छोटी चीजों को, जो कि अपना बहुत बड़ा महत्व रखती हैं, लोग उसे नकार देते हैं, लेकिन उसका जो फायदा है साथ में वो भी लेते हैं, लेकिन महत्वता को नहीं स्वीकार करते। और रघुवीर सहाय ने अपनी कविताओं में इस बात को बहुत महत्व दिया है कि छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार।
वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, हाशिए मतलब किनारे कर दिया जाता है, उनको उनकी कोई पूछ नहीं होती समाज में, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के में पाठकों का ध्यान खींचा है। इसके साथ ही रघुवीर सहाय जी ने अपने जो भारत समाज है जिसमें ताकतवरों की बहुत ही ज़्यादा पैठ है, उसकी बढ़ती हुई हैसियत है और सत्ता के खिलाफ जो देखने को मिलता है, वो भी साहित्य में और पत्रकारिता में पाठकों का ध्यान अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने खींचा है। रामदास बहुत ही प्रसिद्ध कविता है इनके द्वारा रचित, जिसमें समाज का जो एक चेहरा सामने लाया जाता है। रामदास नाम की कविता जो है उनकी आधुनिक हिंदी कविता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब इस पाठ्यक्रम में आपके किताब में, पुस्तक में जो कविता जोड़ी गई है इनके द्वारा लिखी हुई, उसके विषय में यहाँ पे हमें थोड़ा परिचय मिलेगा। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण यानी बहुत ही दयनीय विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय जी की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि मुख्य उदाहरण है। यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। लोग भूल गए हैं, ये उनकी कविता संग्रह है। संग्रह यानी जहाँ पर बहुत सारी कविताएं होती हैं, उनमें से एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज ली गई है। अब ये कविता जो है इसकी क्या पहचान है, ये बहुत ही अत्यंत साधारण और एकदम से अनायासी, मतलब जो चीजें हो जाती हैं, प्रतीत होने वाली शैली में लिखी गई है और समाज की बहुत ही दयनीय एक दशा दिखाई गई है, इसमें विडंबना दिखाई गई है, जिसको पकड़ने की कला रघुवीर सहाय जी में बहुत ही बेहतरीन है और उसको कविता में विषय बनाकर, कविता का विषय बनाकर कवि ने बहुत ही सहजता से लोगों के सामने पेश किया था। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा यानी अपने भावों को पेश करने की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए, सीधे सीधे बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ, पीड़ा यानी उसको जो दुख महसूस होता है, उसकी जो भावनाएं हैं जिसको लोग समझना नहीं चाहते, उस पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पर जो संचार माध्यम के जो आप एक कह सकते हैं डीमेरिट्स कह सकते हैं या फिर उसकी जो बुराई है, उसको यहाँ पर एक तरीके से दिखाया गया। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि रघुवीर सहाय जी जो है एक बहुत बड़े पत्रकार थे, पत्रकारिता में उनकी बहुत अच्छी खासी भूमिका रही है, उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है पत्रकारिता में। तो इससे संबंधित जो उनकी जानकारी है, जो उन्होंने उसके असली चेहरे को देखा है, उसमें समाज से एक विषय उठाकर और पत्रकारिता को साथ में जोड़कर, दोनों चीजों को साथ में कविता का रूप देकर इस रचना को हमारे सामने उन्होंने लाया है, जिसमें शारीरिक चुनौती मतलब शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से व्यक्ति का अपाहिज होना जो है, उसको कारण और एक विषय लेते हुए, और झेलते व्यक्ति यानी वो व्यक्ति जो शारीरिक चुनौती को झेल रहा है, किस तरीके से जो पत्रकारिता समाज है वो उसकी भावनाओं को टीवी पर दिखाकर लोगों से टीआरपी लेकर अपनी कमाई पर ध्यान देना चाहता है, अपनी वाहवाही चाहता है। इस चीज को सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, ये दिखाना चाहा है कि किस तरीके से लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने स्वार्थ पर ध्यान देते हैं। तो अब आपको ये पंक्तियां और ये जो लाइनें लिखी हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखना है, ताकि लोग उससे जुड़कर वो भी इमोशनल हो जाएं और वो लोगों में प्रसिद्धि हासिल कर सके। भंगिमा यानी भावनाओं को की अपेक्षा की जाएगी, यानी उससे ये उम्मीद लगाई जाएगी कि उनसे ऐसे सवाल पूछे जाए ताकि वो अपना दुख लोगों के सामने पेश करें और अपनी भावनाओं को जितना उमड़ सके उसको सोचेंगे कि
वो आंसुओं के जरिए लोगों के सामने पेश कर सके। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हैं कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार यानी वो संचार माध्यम जहां हम देखने में भी देखने को के भी योग्य होते हैं। तो दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों के संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना क्या है? लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी विडंबना ये है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। कारोबारी दबाव के तहत मतलब कि हमें अपने काम के कारण इतना दबाव दिया जाता है उस काम को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए कि उस दबाव के तहत, उस दबाव में आकर आप ऐसा रवैया अपनाते हैं जो कि बहुत ही संवेदनहीन दिखता है। संवेदनहीन, जो किसी की भावनाओं से नहीं जुड़ पाए और उसकी भावनाओं को महसूस ना कर सके। तो सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से ही जोड़कर देखा जाए। यानी और भी कई माध्यम हैं जहां आप यही सिचुएशन, यही परिस्थितियां देखेंगे और लोग संवेदनहीन होकर लोगों की पीड़ा को लोगों के सामने रखकर उससे अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। और इस तरीके से इसके बहुत सारे उदाहरण आजकल तो बहुत ही देखने को मिलते हैं संचार माध्यम से। किस तरीके से लोग अपने घर की चीजें जो है सरेआम संचार माध्यमों से लोगों तक पहुंचाते हैं, दुख, दर्द, यातना, वेदना, और इसको बेच रहे होते हैं एक तरीके से। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। और इस तरीके से इस विचार को कविता का रूप देकर पाठकों के सामने लाने का एक ही मकसद था कवि का, कि लोग शारीरिक चुनौती जो झेल रहे हैं उनके लिए संवेदनशील नजरिया अपनाया जाए और इसके लिए उनको प्रेरित किया जाए। इसके लिए कवि ने धुर, संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ यह कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। और इस तरीके से अपनी इस रचना के माध्यम से कवि ये हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से करुणा यानी उसके दुख में शामिल होने के जरिए से इस चीज की शुरुआत होती है और इस मकसद को पूरा करते करते वो कार्यक्रम को सफलता पाने के लिए, उस कार्यक्रम में सफलता प्राप्त हो सके, किस तरीके से लोग संवेदनहीन हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। और इस तरीके से जो शारीरिक चुनौती झेलने वाला व्यक्ति है उसकी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है।